हेलो फ्रेंड्स, क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर ही है। इसके बाद बस जनरल एंट्री बचेगी, वो लास्ट में अलग देखेंगे क्योंकि लेसन कराने के बाद देखेंगे, मतलब ना जब जनरल एंट्री का लेसन करा देंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब मान लो आप शॉपकीपर के पास गए सामान खरीदने, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, आपने उसको रिटर्न कर दिया और 2 महीने की डेट है, लेकिन मान लो उस बंदे को पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा डिस्काउंट कराने के लिए, और बैंक वो बिल लेके और अपना कुछ जो भी उसका इंटरेस्ट का कुछ फैक्टर होता है ना भाई, जो भी उसको कमाना है, बैंक को भी तो कमाना ही है ना, तो वो उस उतनी कटौती करके और बाकी दे देगा आपको। मान लो भाई बिल था 10,000 का, आप बैंक के पास गए, बैंक ने अपने 500 रुपये रख के आपको 9500 दे दिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। दूसरा क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ये भी पहले समझा ही चुका हूँ मैं आपको कि मान लो भाई जो दुकानदार है, आपने उसको बिल दिया 10,000 का, अब उसने भी किसी उधार में खरीदा होगा ना सामान, तो वो क्या कर सकता है कि वो जो बिल आपने दिया ना दुकानदार को, वो दुकानदार क्या करेगा कि उसके पीछे अपने साइन कर देगा और जिसको वो जिससे उसने उधार लिया ना उसका नाम लिख देगा और लिख देगा ट्रांसफर्ड। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना कि पीछे साइन करना और लिख देना ट्रांसफर्ड और उस पार्टी का नाम लिख देना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ आप बस इसका ना जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए, क्रक्स की क्या होता है, उसी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट आता नहीं है। अगला क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल ये क्या होता है मान लो कि भाई आपने जैसे बिल लिया, ठीक है, अब कई कस्टमर अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। अब मान लो कस्टमर की नीयत में खोट आ गया या उसका दिवालिया होगा, कुछ भी हो गया, और वो ड्यू डेट जो 2 महीने बाद की ड्यू डेट थी उस पर पैसे नहीं दे पाया, तो ये जो प्रोसेस होगी ना उसको बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। वे बिल वो अच्छा मतलब पेमेंट नहीं कर पाया तो डिसऑनर हो गया। और अगर इसी के थ्रू हम देखें ओनर ऑफ बिल, वो क्या होता है कि भाई मान लो आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी और तो वो बिल ओनर हो गया, उस चीज़ को मतलब ड्यू डेट पे बिल पे करने को बोलते हैं ओनर ऑफ बिल। और ड्यू डेट पर अगर आप पे नहीं कर पाए, चाहे मतलब बेकार नीयत की वजह से, चाहे आपका दिवाली निकल गया इस वजह से, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, अगला क्या है, रिन्यूअल ऑफ बिल। इसका क्या मतलब था फ्रेंड्स कि मान लो ड्यू डेट पे आप बिल नहीं पे कर पाए क्योंकि आपकी जेन्युइन मजबूरी थी, आपकी नौकरी चलेगी या कुछ भी हो गया या आपके घर चोरी होगी, जो भी कैश रखा था सब चला गया, तो आप क्या करते हो, दुकानदार के पास जाते हो, कहते हो भाई मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी और मैं बिल तो नहीं दे पाऊँगा, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप इस बिल को थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर दो, मैं आपके पैसे ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि आप अपनी भाई इज्जत खोना नहीं चाहते ना समाज में। तो भाई वो दुकानदार भी अच्छा था, उसने कहा ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, और वो क्या करेगा, पुराने बिल को तो कर देगा कैंसिल और नया बिल बनाएगा, उस पर आप दोबारा साइन करोगे और वो दोबारा रख लेगा। तो ये जो प्रोसेस हुई ना कि पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाना, आपने उसको साइन करा, उसने दोबारा रखा, इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, अगला है रिटायरिंग ऑफ बिल। अब देखो रिटायरिंग ऑफ बिल, इसमें क्या होता है कि भाई मान लो कोई आप दुकानदार ने आपको दिया, आपने दुकानदार को दिया और 2 महीने का टाइम हो गया, बीच में आपको ऐसा लगा या दुकानदार को ऐसा लगा कि भाई पहले दुकानदार का लेता है, बीच में दुकानदार को ऐसा लगा मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उसने आपको कहा कि भाई देखो ऐसा है, मुझे ज़रूरत है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे दे दो, मैं अपना काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो फिर आपने बोले भाई उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आपको अभी दे दूंगा तो उसने कहा भाई जो ऐसा है भाई 2 महीने तक आप रखते तो कुछ इंटरेस्ट भी लगता, तो वैसे तो आपको 10,000 देने थे, तो आप 9800 दे देना। तो आपको लगा ठीक है आप भी दे दोगे, तो आपने समय से पहले वो पूरा पे कर दिया। या दूसरा केस हम ले सकते हैं कि भाई मान लो आपके पास आपकी कोई लॉटरी वोटरी लग गई या आपके पास पैसा आ गया और आपने भी समय से पहले पे कर दिया उसको, आप दुकानदार के पास गए, बोले कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे बिल पे करना है, तो बताओ कैसे करें। तो उसने बोला ठीक है भाई जो भी बीच में इंटरेस्ट एलिमेंट लगता है 2 महीने का वो मैं कम कर देता हूँ प्रपोर्शनेटली, जितने भी टाइम बाद आप दोगे तो
वो बोला ठीक है भाई, आज काम करो, अगर आप मुझे अभी दे रहे हो तो 9700 दे दो। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, मतलब कि समय से पहले ही बिल को पे कर देना, चाहे आप खुद करो या उसने रिक्वेस्ट करी दुकानदार ने तब आपने दिया, इसको कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये जो जो मतलब अमाउंट कम पे होता है ना, कम पे करते हैं, उसको एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं रिबेट। मतलब ये रिबेट का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट कम, रिबेट का मतलब होता है छूट, अगर हम हिंदी में देखें तो छूट देना, तो रिबेट होता है। तो अब शॉपकीपर के लिए रिबेट क्या है? अगर शॉपकीपर की बात करें हम, तो उसके लिए रिबेट क्या है? लॉस है, कि उसको तो कम मिला ना, उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए था। और अगर आपकी बात करें तो आपके लिए क्या है? गेन है, क्योंकि आपको 10,000 देने थे पहले, अब आप दे रहे हो 9800 ही, तो आपको तो फ़ायदा है ना। तो यही होता है। अब एक अगला टर्म है, वो क्या होता है? वो होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट ये तो हम स्टार्टिंग करते आ रहे हैं। ड्यू डेट क्या होता है कि मतलब 2 महीने बाद आपको बिल देना है। ठीक है। अब मान लो आज जनवरी है, 1 जनवरी है, ठीक है, और आप ये मान लो कि भाई आपको 3 मंथ बाद बिल पे करना है, तो ड्यू डेट क्या हुई? ड्यू डेट होगी आपकी 1 अप्रैल। फिर जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, और मार्च पूरा गया, फिर अप्रैल आ गया, तो 1 अप्रैल जो है आपकी ड्यू डेट होगी। अब इसके बाद एक होती है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट, और यहीं से ना आपका इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैच्योरिटी डेट से आगे ही, जो थोड़ा सा हम बस 5-1 मिनट का और है जो करेंगे, उसी पे बेस ही आते हैं सारे हमेशा। ठीक है ना। तो अब ये मान के चलो कि 100% जो है ना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना, चाहे एओ में चाहे ईपीएफओ में, वो आएगा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट क्या होती है? अगर हम ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ देते हैं तो वो हमारी मैच्योरिटी डेट बन जाती है। ठीक है। अगर हम ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ देते हैं तो हमारी मैच्योरिटी डेट बन जाती है। और इन जो 3 दिन है ना, इसको बोलते हैं हम डेज ऑफ ग्रेस। एक नाम दे रखा है मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में इस 3 डेज को, तो डेज ऑफ ग्रेस। तो ऐसे क्वेश्चन भी में आ सकता है, ऐसे पूछने की भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है या क्या होता है, तो उसका आंसर 3 दिन ही है। और ये लॉ में लिखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि चेंज होता जा रहा है या क्या, ये लॉ में ही लिखा है पहले से ना। तो अब हमें क्या थोड़ा सा जो चीज़ ध्यान देनी है वो क्या है कि भाई जो ड्यू डेट और जो हम डेट ऑफ ड्यू डेट या फिर हम मैच्योरिटी डेट जो कैलकुलेट करते हैं ना, इसमें 3 दिन जोड़ के, तो हमें कुछ 2-4 पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हैं। ठीक है। पहला क्या है? अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखा है कि पेबल ऑन डिमांड या एट साइट, इनमें स्पेसिफिकली बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा है कि ऑन डिमांड या एट साइट, तो हम उसमें डेज ऑफ जो ग्रेस है ना, डेज ऑफ ग्रेस है ना, ये सही बन गया है, डेज ऑफ ग्रेस है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा है पेबल ऑन डिमांड या एट साइट, तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डेज में है, ठीक है ना, मतलब डेज में से होता है ना कि भाई 45 डेज का 45 डेज बाद देना या 60 डेज बाद देना, तो उस केस में क्या है कि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन डेट है ना, ट्रांजैक्शन डेट है उसको तो नहीं लेते हम, लेकिन जो आपकी पेमेंट डेट है उसको हम लेते हैं हमेशा। या मेरे को पता आपको समझ में नहीं आया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो कोई बिल है, वो 1 जनवरी 2013 को ड्रॉ हुआ और कहा गया कि 60 डेज बाद आपको पे करना है। ठीक है। तो अगर हम यूँ देखें, अब देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज डेज में है ना, ये भी देखो डेज में,
ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो जो हमारी ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या होगी, अब इसमें देखो आप 1 जनवरी को तो करा है, ये बनाया, तो ट्रांजेक्शन डेट क्या होगी हमारी 1 जनवरी, तो ये तो लेनी नहीं। और जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, ठीक है। तो एक हटे तो कितने 30 दिन बचे जनवरी के दिन, ठीक है। और फरवरी में 28 दिन, और 2 और कर देंगे तो टोटल 60 दिन हो गए ना। तो ये फरवरी हो गया और 2 मार्च हो गया। ये तो आ गई हमारी ड्यू डेट। अगर हम अब डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालेंगे तो इसमें हमें 3 दिन जो ग्रेस पीरियड होता है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 5 मार्च होगी हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी ना, जिसमें हमें निकालना होता है। बस थोड़ा सा होता है कि मैं एक्चुअली डेज में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम गलत कर देते हैं मोस्टली। लेकिन आप सिस्टमेटिकली चलोगे तो ये गलती होने के बहुत कम चांस है, ठीक है। अब मान लो ये तो जैसे भाई जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का डेज में दे रखा है, अब हो सकता है कि ये मंथ में भी दे रखो, टाइम पीरियड हो सकता है ना ऐसा। तो उस केस में क्या करेंगे कि भाई फिर उस केस में हम इग्नोर कर देंगे कि एक महीने में कितने दिन है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। हमें मंथ है तो मंथ में ही करके चल रहा है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 1 जनवरी 2013 को कहा, बनाया मतलब, और कहा कि आपको 3 मंथ बाद पे करना है। तो इस केस में ड्यू डेट क्या हो जाएगी 1 अप्रैल, क्योंकि जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, तो अप्रैल आ गया ना 1 अप्रैल। और अगर हम इसमें 3 दिन ऑफ ग्रेस जोड़ देंगे तो 4 अप्रैल क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अब एक केस जो लास्ट बचा है वो क्या होता है कि मान लो जो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो पड़ रही किसी पब्लिक हॉलीडे पे, पब्लिक हॉलीडे पे। तो उस केस में क्या करेंगे कि जो हम इससे पहले जो एक आपका बिजनेस डे है ना, बिजनेस डे जस्ट पहले उसको हम मान लेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी इस केस में, ठीक है ना। तो बिजनेस डे जो जस्ट पहले वो बन जाएगा हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं कि मान लो भाई आपकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो 26 जनवरी है, और सबको पता है कि 26 जनवरी आपका पब्लिक हॉलीडे है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 25 जो जनवरी है वो हमारा हो जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको पक्का समझ में आएगा। और इसी तरह आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि और को फ़ायदा हो। और बाकी बस इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जनरल एंट्री कुछ थोड़ी बहुत बची है, वो हम जब मैं चैप्टर करा दूँगा जनरल एंट्री वाला तो उसके बाद करेंगे ताकि आपको सही समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।